हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन लेक्चर नंबर 89 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन केटीजी को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, अगर अपन बात करते हैं पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गैस क्या होती है, ठोस द्रव गैस के बारे में अपन ने बात की। गैस क्या होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। गैस दो प्रकार की होती है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद आदर्श गैस उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, सारे के सारे गुण धर्म है, वो मैंने आपको समझाए थे। और फिर उसके बाद में मैंने आपको गैस नियम पढ़ाया था, गैस समीकरण पढ़ाया था, आदर्श गैस का अवस्था समीकरण वो मैंने आपको पढ़ाया था। और फिर उसके बाद में गैस नियम पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन ने बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन करते हैं गैलुस-शेक के नियम के साथ में। तो क्या कहता है गैलुस-शेक, देखो तो तीसरा नियम हो जाएगा आपके पास है गैलुस-शेक का नियम। तो गैलुस-शेक कहता है कि ध्यान से देखना, देखो यदि गैस की मात्रा और गैस का आयतन, इन दोनों को आप कर दो नियत। अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी होता है। तो यहाँ पे गैस का आयतन आपने कांस्टेंट कर दिया, गैस की मात्रा आपने कांस्टेंट कर दी, आर तो गैस नीतांक होता है, वैसे कांस्टेंट होता है। तो ऐसा लिखने से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये कहता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर घटता है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा भी। या यहां से अपन क्या लिख सकते हैं अभी ध्यान से, P2 बटे P1 बराबर T2 बटे T1 हो जाएगा। या यहां से अपन ये भी लिख सकते हैं कि P/T बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से अपन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं कि माना जो आपके पास है T1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो P1 है वो कितना हो जाएगा आपके पास है P0। और इसी प्रकार से T2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो P2 है वो कितना हो जाएगा आपके पास है PT। तो लिखता हूं मैं P2 को क्या लिख देता हूं, PT लिख देता हूं, बटे क्या देगा आपके पास है P0 बराबर T2 को क्या लिख देंगे अपन, T प्लस कितना देगा आपके पास है 273, और बटे 0 प्लस 273 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी अपन क्या लिख देंगे 1, इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास है T बटे 273, और यहाँ पर आपके पास है जो 1/273, इसको अपन क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे। तो इसको अपन लिख देंगे 1, इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास है बीटा इंटू टी। ठीक है ना। और इसके बाद में P0 को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास में जाएगा PT बराबर P0 इंटू 1 प्लस क्या देगा आपके पास है बीटा इंटू टी। यहाँ पर बीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स आ जाएगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं दाब प्रसार गुणांक। तो देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था आयतन प्रसार गुणांक एल्फा, वो भी कितना होता है 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। अब मैंने आपको बता दिया दाब प्रसार गुणांक, इसका मान भी कितना होता है भाई 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। तो वो एल्फा था, ये बीटा है। तो एल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है आइडियल गैस के लिए। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, तो टेम्परेचर में वृद्धि करने पर प्रेशर में और वॉल्यूम में, इन दोनों में समान प्रतिशत की वृद्धि होती है भी। ठीक है ना। टेम्परेचर में अगर अपन ग्रोथ करते हैं तो इस स्थिति में प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों में सेम परसेंटेज की ग्रोथ होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अपन बनाते हैं ग्राफ, बनाते हैं इसके। तो सबसे पहला ग्राफ तो बन जाएगा किसके बीच में, P और T के बीच में। तो ये तो आपके पास T हो गया, ये P हो गया, तो P समानुपाती T है, तो मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा बन जाएगी। और इसके बाद में यदि अपन किसका भी P/T का ग्राफ बनाते हैं, तो ये अपन ने ले लिया P/T का ग्राफ। तो P/T तो आपको कांस्टेंट रखना है, चाहे यहाँ पर आप P ले लो, चाहे यहाँ पर आप T ले लो। प्रेशर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली P/T वो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। और यदि आपको जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है, तो T यहाँ पर लिख दो डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ पे प्रेशर क्या देगा आपके पास में PT, और फिर उसके बाद में ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। और समीकरण क्या बन जाएगा आपके पास में, PT बराबर
पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास में पी नॉट बीटा इंटू टी। तो ये तो y बराबर एम एक्स प्लस सी वाली समीकरण बन रही है। तो ये इसका जो अंतःखंड है वो तो आपके पास में पी नॉट बन जाएगा और ये वाला एंगल मान के इसलिए थीटा है। तो ग्राफ की ढाल m बराबर क्या देगा आपके पास में टेन थीटा बराबर क्या देगा आपके पास में पी नॉट इंटू बीटा देगा। और इसके बाद में अगर ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के प्रेशर कितना होता है भाई, जीरो होता है। तो बात सुनना भाई, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब था जीरो केल्विन। तो जीरो केल्विन इसको अपन बोलते हैं परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर गैस के मॉलिक्यूल्स की गति रुक जाती है, जिस पर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गति करना बंद कर देते हैं। और मॉलिक्यूल्स अगर गति करना बंद कर देंगे तो बर्तन की दीवारों के साथ में कोई टक्कर होगी नहीं, और यदि कोई टक्कर नहीं होगी तो इस स्थिति में प्रेशर जीरो हो जाएगा, दाब जीरो हो जाएगा। और गैस के मॉलिक्यूल्स अगर गति नहीं करेंगे तो कोई आयतन को घेरेंगे नहीं, और यदि वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, T बराबर जीरो, इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, परम शून्य ताप पर जो प्रेशर होता है वो भी कितना हो जाता है, जीरो, और गैस का जो वॉल्यूम होता है वो भी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अभी ये बात होगी भी, ठीक है ना। तो ये था आपका गेलुसिये का नियम, इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों देखिए, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसिये का नियम, ये तीन नियम अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अगला नियम अपन डिस्कस करने वाले हैं अवोगाद्रो का नियम, ठीक है ना। तो क्या है अवोगाद्रो का नियम, देवदान से चौथा नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि पीवी बराबर कितना होता है आपके पास में, म्यू आर टी। क्या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है आपके पास, एन के टी होता है। तो यहाँ से आपके पास एन बराबर कितना हो जाएगा, पीवी अपॉन क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो के है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि एन समानुपाती क्या हो जाएगा आपके पास में, पीवी अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कोई भी आपके पास जो बर्तन है उस बर्तन के अंदर अणुओं की संख्या है वो पीवी अपॉन टी के समानुपाती होती है। जिस बर्तन के लिए पीवी बाई टी है वो ज्यादा होगा, उस बर्तन के अंदर अणुओं की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब अवोगाद्रो कहता है कि यदि पी, वी और टी ये तीनों ही अगर सेम है तो इस स्थिति में आपके पास जो एन है वो भी क्या देगा, सेम हो जाएगा भी। मतलब ये हुआ कि अगर समान आयतन के पात्रों में समान तापमान पर समान दाब पर गैसें भरी गई है, सेम प्रेशर पर गैसें भरी गई है, तो इस स्थिति में उनमें अणुओं की संख्या वो भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है ना। यह सीधी सी बात है कि अलग अलग पात्रों के अंदर गैस भरी हुई है, उन सब का जो पी, वी और टी अगर सेम है तो ऑब्वियसली उसके अंदर अणुओं की संख्या वो भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी भी, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। इसके बाद में से यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अभी जो कुल अणुओं की संख्या है एन, तो एन बराबर कितना देगा आपके पास, N1 प्लस N2 प्लस क्या देगा आपके पास, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से आपके पास जो एन है, इस एन को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, पीवी अपॉन क्या होता है आपके पास, टी होता है। एन बराबर कितना होता है, पीवी अपॉन टी होता है। कोई भी आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर के अंदर पहली गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस, सारी की सारी गैसों का टेम्परेचर तो सेम होता है। तो टी को तो अपन क्या कर देंगे भी, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं दोनों से, एन को अपन क्या लिख सकते हैं दोनों से, पी मिक्स, और वी मिक्स भी किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर कितना देगा आपके पास में दोनों से, P1, इसके बाद में V1। चलो ये तो अपना कौन सा नियम हो जाएगा भी, ये तो अपन एक नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है डाल्टन का नियम। नियम ही बता देता हूं आपको मैं, ये पांचवा नियम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्या भी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो क्या कहता है भी डाल्टन, क्या कहता है डाल्टन, ये कहता है कि किसी भी गैस, बहुत सारी जैसे आपके पास में गैस है, उन गैसों का आपने कोई भी मिक्सर बना दिया तो किसी भी मिश्रण का कुल दाब है वो अलग अलग गैसों के द्वारा लगाए गए दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि कुल दाब
बराबर सभी गैसों द्वारा लगाए गए दाबों का योग। तो पी मिक्स बराबर क्या देगा आपके पास P1 प्लस P2 प्लस क्या देगा आपके पास P3 प्लस डॉट 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 देगा अभी, ठीक है ना। तो मिक्सर का जो टोटल प्रेशर है वो सारी की सारी गैसों के द्वारा लगाए गए दाबों के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात होगी भी। इसके बाद जो पी मिक्स है, इस पी मिक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ। पी मिक्स को अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है आपके पास म्यू आर टी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पीवी बराबर कितना होता है आपके पास म्यू आर टी। तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास म्यू आर टी बटे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास हो जाएगा वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आर भी सेम है, टी भी सेम है, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा देखो, वी भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। सारी सारी गैसों के लिए जो टेम्परेचर है वो भी सेम होगा और सारी सारी गैसों का जो वॉल्यूम है वो भी सेम होगा, क्योंकि आपने एक ही बर्तन के अंदर सारी की सारी गैसें भर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में जो पी मिक्स है, इस पी मिक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, पी मिक्स बराबर ये आपके पास हो जाएगा, ये या पी मिक्स है, इस पी मिक्स को अपन लिख सकते हैं म्यू मिक्स, और म्यू मिक्स कितना हो जाएगा आपके पास म्यू वन, या इसको सीधा म्यू मिक्स ही लिख देता हूं मैं, म्यू मिक्स आर टी अपॉन वी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस डॉट 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 आर टी अपॉन क्या देगा आपके पास वी। तो आर टी बाई वी को आर टी बाई वी से कैंसिल आउट कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में क्या देगा म्यू मिक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस डॉट 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 म्यू वन आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि किसी भी गैसों के मिक्सर का जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है वो सारी की सारी गैसों के प्रेशर के योग के बराबर होता है अभी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ध्यान से, यहां से आपके पास में जैसे आंशिक दाब की बात करते हैं, तो प्रथम गैस का आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में ध्यान से, पहली गैस का दाब अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में मिक्सर का दाब। तो P1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में पी मिक्स हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में म्यू मिक्स। इसी प्रकार से दूसरी गैस का अगर आपको आंशिक दाब ज्ञात करना है तो P2 अपॉन क्या हो जाएगा पी मिक्स हो जाएगा, और तीसरी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है तो P3 अपॉन पी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में छठवां और लास्ट नियम है ग्राहम विसरण नियम, ग्राम्स डिफ्यूजन लो। तो ये क्या होता है ध्यान से देखना, देखो ग्राम का विसरण नियम। सबसे पहले अपन बात करते हैं विसरण क्या होता है अभी। जैसे किसी भी पदार्थ की अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गमन है उसी को अपन क्या बोलते हैं अभी, विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी जैसे पदार्थ हमेशा अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है अभी। जैसे मान के इसलिए अपने पास में कोई पानी है और इस पानी के अंदर अपन ने नमक डाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो नमक होता है थोड़ी देर बाद में पूरे पानी के अंदर एक समान रूप से फैल जाता है, क्योंकि जो नमक होता है वो अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है और अल्टीमेटली पूरे पानी के अंदर नमक का जो टेस्ट है वो एक समान हो जाता है। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए कोई रूम है, उस रूम के अंदर अपन ने परफ्यूम की बोतल है उसको खोल करके रख दिया, तो इस परफ्यूम की जो सुगंध है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। ये ऐसा भी किसकी वजह से होता है, अभी विसरण की वजह से होता है। और ये कहता है कि किसी भी गैस के विसरण की दर है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है भी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं विसरण की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास घनत्व है, ठीक है ना।
तो इसको अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास रो, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन लिख सकते हैं कि जो रूट ऑफ रो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है अभी, वी आर एम एस के। वी आर एम एस क्या होता है अभी, वर्ग माध्य मूल वेग होता है। क्या होता है, वर्ग माध्य मूल वेग होता है, ठीक है ना। और जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि मोलिकुलर वेट सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो ध्यान से देखना, देखो H2 गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए जो मोलिकुलर वेट है वो क्या होता है अभी, मिनिमम। तो इसके लिए जो विसरण की दर है वो क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। तो विसरण की दर क्या होती है इसके लिए, अधिकतम होती है भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अभी विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होती है। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे एक चीज अपन और लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये आपके पास बन जाएगा टेम्परेचर भी यहाँ पे अपन ले सकते हैं। और अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में टेम्परेचर को हटा दो तो विसरण की दर है वो इसके अणु भार के यानी मोलिकुलर वेट के अंडरूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है भी, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। तो ये अपने सारे के सारे जितने भी गैस नियम थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं अभी मैक्सवेल का वेग वितरण नियम, ये क्या कहता है देखिएगा। तो हेडिंग आपकी मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। तो देखना ऐसे, देखो क्या होता है ये मैक्सवेल का वेग वितरण नियम क्या होता है देखिएगा। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल, उसने एक नियम दिया किसके लिए, भाई गैस की जो वेलोसिटी होती है, गैस के अणुओं का जो वेग होता है, उस वेग का वितरण यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, अलग अलग अणुओं का जो वेग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, उसने नियम दिया। तो सबसे पहली बात है कि ये किसके लिए लागू होता है भाई, ये बहुत ज्यादा संख्या में अगर अणु है ना उन्हीं के लिए लागू होता है भाई, ठीक है ना। तो अत्यधिक संख्या में अणुओं के लिए लागू होता है, ठीक है ना। पहली बात है कि इसको लागू करने के लिए अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको 5-10 मॉलिक्यूल्स के लिए आप लागू करना चाहो तो ये लागू नहीं होगा अभी, ठीक है। दूसरी बात सुनो, ये कहता है कि अलग अलग अणुओं का जो वेग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और अणुओं का जो वेग होता है वो 0 से लेकर अनंत के बीच में होता है अभी, यानी न्यूनतम कितना हो सकता है अभी 0 और अधिकतम कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। यानी सभी संभव वेगों से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। तो आपके पास जो गैसीय अणु होते हैं, गैसीय अणु सभी संभव वेगों से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। सभी संभव वेगों से सभी संभव दिशा में गति करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इनका जो वेग होता है, सभी अणुओं का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। और वेग ध्यान से देखना, देखो 0 से लेकर के अनंत के बीच में होता है, यानी अणुओं का जो वेग होता है वो 0 से लेकर के अनंत के बीच में वितरित होता है, ठीक है ना। यानी अलग अलग अणुओं का जो वेग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है अभी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, देखो अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास एकांक वेग में परिवर्तन के संगत अणुओं की संख्या
जिसको अपन लिख देंगे स्मॉल एन लिख देंगे, ठीक है ना, वर्सेज वेग, वर्सेज वेग। ये जो ग्राफ है ना ये अपन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया कि अणुओं का जो वेग होता है वो 0 से लेकर के अनंत के बीच में हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि ये तो आपके पास जो वेग है वो कितना हो जाएगा अभी, यहाँ पे तो मान लो 0 मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे तो जो वेग है वो कितना आपके पास है 0, और इसके बाद में इसको आगे कर देते हैं डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर जो वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास है अनंत। यहाँ पे जो वेग है वो कितना आपके पास है, मान के इसलिए v। और थोड़ा सा अगर अपन आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो वेग है वो कितना हो जाता है आपके पास में v प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में dv। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, dv हुआ, ठीक है ना। और इसके संगत जो अणुओं की संख्या है, यहाँ से यहाँ तक अणुओं की संख्या, इस रेंज के अंदर अणुओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी आपके पास में dn हो जाएगी भी। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना हुआ भाई dv, और अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी dn हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, जो n है ये n क्या बन जाएगा, n हो जाएगा आपके पास dn अपॉन dv, ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो अपन बनाते हैं ग्राफ, कैसा ग्राफ बनता है, तो यहाँ से यहाँ पर तो लेते हैं अपन n को, और यहाँ पर अपन लेते हैं v को लेते हैं। तो अणुओं का जो वेग होता है वो कहाँ से शुरू होता है, अभी 0 से शुरू होता है। तो यहाँ से अपन वेग को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में जैसे जैसे अपन उच्च वेग की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अणुओं की संख्या वो क्या होती है, पहले इस प्रकार से बढ़ती है, फिर उसके बाद यूं घटने लग जाती है, ठीक है ना। अब ये आपके पास में वो वेग है जिसके संगत आपको चोटी प्राप्त होती है, पीक प्राप्त होता है। यानी इस वेग के संगत अणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इस वेग को अपन बोलते हैं सर्वाधिक प्रायिक वेग या सर्वाधिक प्रायिक चाल बोल दो इसको आप, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या देगा अभी vmp। तो vmp वो चाल होती है जिसके संगत अणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं अभी vmp। सर्वाधिक प्रायिक चाल, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये वो चाल होती है जिसके संगत सबसे ज्यादा संख्या में अणु गतिशील होते हैं। अपन क्या करते हैं, अलग अलग अणुओं की जो चाल है वो अपन ज्ञात करते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सी जो चाल है वो रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन कौन सी चाल का हो रहा है, उसी चाल को अपन क्या बोलते हैं, वीएमपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने ग्राफ बना दिया कौन से टेम्परेचर पे भाई, T1 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा T1। इसके बाद में यदि अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो वीएमपी है वो भी बढ़ता है, यानी ये तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट इसका जो पीक होता है, इसकी चोटी होती है वो नीचे आ जाती है, क्योंकि इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो कांस्टेंट रखना अपने को, ठीक है ना। क्योंकि इसके नीचे का जो एरिया है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर को बढ़ाने से अणुओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, इस कारण से इसके नीचे का एरिया भी कांस्टेंट रखना अपने को। तो फिर उसके बाद में ग्राफ देना से इस प्रकार का यू बन जाएगा, इस प्रकार का। तो इसका जो पीक है वो नीचे आ जाता है। टेम्परेचर कितना कर दिया आपने, T1 से कितना कर दिया, T2 कर दिया है। तो ये तो आपके पास VMP1 हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे भी, VMP2 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो T1 से बड़ा कौन हो जाएगा, T2। इस कारण से आपके पास VMP1 से बड़ा हो जाएगा कौन, VMP2 हो जाएगा भी, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये था आपका मैक्सवेल का वेग वितरण नियम और वेग वितरण वक्र हो गया अभी। तो यहाँ पर अपन ने किस किस के बीच में ग्राफ बनाया अभी, एकांक वेग में परिवर्तन के संगत अणुओं की संख्या n वर्सेज वेग, या इसको अपन चाल भी लिख सकते हैं अभी, इनके बीच में ग्राफ बनाया अपन ने, ठीक है ना। ये चीज हो गई अभी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अपन विभिन्न प्रकार के जो वेग है, विभिन्न प्रकार की चालें हैं वो अपन ज्ञात करते हैं अभी। तो
विभिन्न प्रकार के वेग व चालें। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भाई, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो अपन बात करते हैं अभी वी एवरेज बराबर क्या होता है आपके पास में v1 वेक्टर प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n होता है अभी। तो सभी अणुओं की वेग अपन यहाँ पे जोड़ देंगे, इसके बाद अणुओं की संख्या से अपन डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत वेग प्राप्त हो जाएगा अभी। और औसत वेग वो आपको कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। मैंने बोला सभी संभव वेगों से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। यानी कोई मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव एक्स के अनुदिश गति कर रहा है तो कोई नेगेटिव एक्स के अनुदिश गति कर रहा है, कोई पॉजिटिव वाई के अनुदिश गति कर रहा है तो कोई नेगेटिव वाई के अनुदिश गति कर रहा है। यानी सारे के सारे अणुओं के जो वेग है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस कारण से औसत वेग आपको कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और वैसे भी आपको पता है कि गैस के अणु बर्तन के अंदर ही इधर उधर गति करते रहते हैं। क्या गैस के अणुओं की गति के कारण जो गैस है वो शिफ्ट होती है। बर्तन पहले भी यहाँ पे रखा हुआ था तो गैस इसके अंदर भरी हुई थी, अब जो बर्तन है वो भी आपका यहीं पे रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बर्तन चल करके यहाँ पे आ गया, नहीं, बर्तन तो पहले भी यहाँ पे था अब भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो गैस का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना है भाई, 0। इस कारण से इसका औसत वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भी, इसको अपन बोलेंगे ये हो जाएगा आपके पास में 0 वेक्टर हो जाएगा। ओके, इस बात करते हैं सेकेंड। या अपन ऐसे देखते हैं, देखो ध्यान से, ये हो गया। दूसरा अपन देखते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, ये क्या होती है ध्यान से देखना, देखो देखिएगा ध्यान से देखो। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, बात करें अपन स्पीड की, आपको पता है कि स्पीड एक अदिश राशि है तो इसके अंदर डायरेक्शन उसका कोई रोल नहीं है। तो सारे के सारे अणुओं की चाल है उसको अपन जोड़ देंगे, अणुओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा वी एवरेज बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। और यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यह आता है आपके पास है औसत चाल आती है आपके पास में कितनी, यह औसत चाल आती है अभी। और यदि आपके पास जो 8/पाई है इसको अपन सोल्व कर देते हैं तो कितना आ जाता है 8/पाई, 8/पाई आ जाता है आपके पास 1.59। तो 1.59 रूट ऑफ RT अपॉन MW, ठीक है ना। और या इसको अपन लिख सकते हैं 1.59 RT अपॉन MW को अपन लिख सकते हैं KT बटे स्मॉल m, ये भी लिख सकते हैं भी। तो ये आपके पास औसत चाल होगी। तो यहाँ से आपके पास जो V एवरेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ T। तो टेम्परेचर को अगर अपन बढ़ाएंगे तो जो आपके पास में औसत चाल है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। एवरेज स्पीड है वो भी बढ़ती है, यानी मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा तेजी से गति करते हैं अभी। तो औसत वेग तो कितना होता है, 0, और औसत चाल है वो क्या होती है, नॉन जीरो होती है। नॉन जीरो कैसे होती है, चाल है यार, चाल तो एक अदिश राशि है। तो इन सब चालों को अगर अपन जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त होने से रहा, ठीक है ना। करें इन सारी चीज़ों को नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, औसत वेग अपन ने डिस्कस किया, इसके बाद में अपन ने औसत चाल डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वाधिक प्रायिक चाल। तो थर्ड सर्वाधिक प्रायिक चाल। मोस्ट प्रोबेबल इसके नीचे लिख देते हैं ना,
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो क्या होती है, ध्यान से देखना, देखो क्या होती है भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, वह चाल जिसके संगत अणुओं की संख्या सर्वाधिक हो, उसको ही अपन क्या बोलते हैं भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसके संगत अणुओं की संख्या सर्वाधिक हो, और जो वी एम पी है ये कितना होता है आपके पास में 2RT अपॉन MW का रूट होता है अभी, ठीक है ना। तो 2RT अपॉन MW का रूट होता है। क्या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी 2 है तो इसका होता है आपके पास 1.41, तो RT अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास MW, क्या इसको अपन बोलेंगे 1.41 रूट ऑफ KT अपॉन M हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सर्वाधिक प्रायिक चाल होगी आपकी। इसके बाद में फोर्थ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य चाल लिख दो चाहिए, या वर्ग माध्य वेग भी लिख दो। तो इसको अपन बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो नाम से पता चल रहा है वर्ग माध्य वेग, यानी वर्गों का माध्य करना, आपको क्या करना है, वर्गों का माध्य करना है। तो पहला क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले का वेग कितना हो जाएगा v1 वर्ग कर दो, दूसरे का क्या हो जाएगा v2 वर्ग कर दो, डॉट 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 एनवी का वेग कितना vn वर्ग कर दो, सबको जोड़ दो, n का भाग लगा दो, तो ये वर्गों का क्या हो गया, माध्य हो गया, ठीक है ना। तो इसको ही अपन क्या लिख सकते हैं, अभी इसको अपन लिख सकते हैं ये वेग इसका वर्ग हो गया, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास में माध्य, वर्गों का माध्य हो गया, ठीक है ना, वर्गों का माध्य हो गया। और इसके बाद अगला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ग माध्य मूल वेग। तो फिफ्थ वर्ग माध्य मूल वेग, सबने नाम सुना होगा इसका। तो इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको अपन लिखते हैं VRMS। तो VRMS बराबर क्या होता है भाई, वर्गों के माध्य का मूल करना है अभी आपको। तो पहले का वेग कितना v1, दूसरे का v2, v3 डॉट 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 vn, सबका वर्ग कर दो। तो ये आपके पास हो जाएगा v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर। वर्गों के माध्य करना है, तो माध्य कैसे करेंगे, n का भाग दे देंगे तो वर्गों का माध्य हो गया। और इसके बाद इसका अपन क्या कर देंगे, मूल कर देंगे। तो इसका मूल कैसे कर देंगे अभी, ये बात हो गई भी। और यानी अगर आपको VRMS कैलकुलेट करना है तो VRMS के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले वर्ग, इसके बाद में इस वेग का वर्ग हो गया, फिर उसके बाद में माध्य हो गया, और फिर क्या कर देंगे अपन, इस प्रकार से मूल कर देंगे। तो ये अपने को प्राप्त होता है 3RT अपॉन MW का रूट हो जाएगा अभी, ठीक है ना। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 3 का रूट कितना होता है 1.73, ठीक है ना। और RT अपॉन MW 1.73, KT अपॉन M हो जाएगा अभी। ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी, VRMS हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, यहां पे जो इस वाली चीज को देखो, v स्क्वायर का माध्य, अगर इनका दोनों तरफ से अपन स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं VRMS का होल स्क्वायर हो जाएगा, और VRMS का होल स्क्वायर कितना देगा आपके पास, 3RT अपॉन MW। ये बात हो गई भी, ये आपके पास में वर्ग माध्य मूल वेग हो गया। तो सारे के सारे वेग अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक यहाँ पर वेग अपन और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अपन ने वेव थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये आपके पास है फिफ्थ, तो फिफ्थ नहीं सिक्स्थ हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा गैसीय माध्य में ध्वनि का वेग।
तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग तो अपन जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, ये होता है अभी, क्या होता है भाई, गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। और अब यहां पर आपके पास जो गामा है वो हमेशा 1 से तो क्या होता है अभी बड़ा, और 2 से क्या होता है अभी छोटा होता है, क्या होता है 2 से छोटा होता है, ये बात होगी भी। तो फिर अपन देखते हैं, एक दिए गए तापमान पर, मतलब आपने टी को क्या कर दिया भाई, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया बच्चों, ना। तो टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया तो अपन बात करते हैं कि सबसे छोटा कौन, मतलब आपको बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा। देखो अगर अपन याद करें तो अंडरूट के अंदर 2 आ रहा था, मतलब 2 क्या आ रहा था, मतलब ये था 1.41, इसके लिए तो क्या आता है अभी 1.41 आता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये तो 2 का रूट है। अब आपको पता है कि ये तो गामा तो 2 से भी छोटा होता है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा अभी, वीएस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वीएस तो क्या देगा, सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन हो जाएगा बताओ, इससे बड़ा हो जाएगा आपके पास में वीएमपी। और इसके बाद इससे बड़ा कौन हो जाएगा बताओ, रूट, मतलब 1.59 आ रहा था किसके अंदर, वो औसत साल के अंदर, तो इसको अपन बोलेंगे वी एवरेज। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बताओ, सबसे बड़ा हो जाएगा आपके पास में वीआरएमएस हो जाएगा भी, ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। अब अपन जानते हैं कि वर्गमाध्य मूल वेग ऐसे कुछ भी है, जो वर्गमाध्य मूल वेग है वो हमेशा रूट टी के समानुपाती होता है, और वीआरएमएस होता है ना मोलिकुलर वेट पे भी डिपेंड करता है। तो किसी दी गई गैस के लिए टेम्परेचर को अगर आपने 4 गुना कर दिया तो वर्गमाध्य मूल वेग है वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी दिए गए टेम्परेचर पर जिस गैस का मोलिकुलर वेट सबसे कम होता है ना, उस गैस के लिए जो आरएमएस स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। और आपको तो पता ही है कि जो मोलिकुलर वेट है वो सबसे कम किसके लिए होता है बताओ, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो हाइड्रोजन गैस के लिए मोलिकुलर वेट सबसे कम, इस कारण से इसका जो आरएमएस वेग है, इसका जो वर्गमाध्य मूल वेग है वो एक दिए गए तापमान पर सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे वेग मैंने आपको समझा दिए हैं, इनको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैस का दाब, प्रेशर। तो ध्यान से देखना, देखो गैस का दाब, सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो गैस के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, पात्र की दीवारों के साथ में प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, और इस प्रत्यास्थ टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन होता है। और न्यूटन के नियमानुसार संवेग में अगर परिवर्तन होगा तो बल आरोपित होगा, और जिससे दाब आरोपित होगा। इस संवेग में परिवर्तन के कारण बल, और फिर बल की वजह से दाब आरोपित होता है भी। अब जैसे मान के इसलिए ये आपके पास में कोई भी बर्तन है, कोई भी पात्र है, ये कोई भी पात्र है, इसकी ये वाली जो भुजा है ये तो एक्स एक्स के अनुदिश है, ये वाई एक्स के अनुदिश है, और ये इस प्रकार से जेड एक्स के अनुदिश है। इसकी ये वाली जो भुजा, प्रत्येक भुजा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, एल, ये भी एल हो जाएगा, और ये वाला भी आपके पास एल हो जाएगा। यहां पर आपके पास है कोई भी गैस का अणु है जिसका वेग कितना हो जाएगा आपके पास में, वी वेक्टर।
इसका द्रव्यमान कितना भी m है, तो इसका जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना देगा आपके पास में vx, y कंपोनेंट कितना देगा vy, z कंपोनेंट कितना देगा आपके पास में vz हो देगा, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m हो देगा भी। ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले ये वाला जो अणु है वो x अक्ष के अनुदिश इधर की तरफ vx वेग से जा रहा है। अब इस बर्तन की दीवार की इस दीवार के साथ में अपन इस वाली दीवार को छायांकित कर देते हैं। ठीक है ना, अपन इस दीवार की बात कर रहे हैं अभी। तो इस दीवार के साथ में ये vx वेग से टकराता है, जाता है और vx वेग से वापस आता है। तो इसके संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा बताओ? इसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा पी, x बराबर एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स बराबर कितना देगा आपके पास? 2mvx हो जाएगा अभी। तो ये तो एक अणु के संवेग में परिवर्तन आ गया भी। ठीक है ना, एक अणु के संवेग में परिवर्तन आ गया। अब इस दीवार के साथ में दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला समयांतराल कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। अपन इस दीवार की बात कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल यहां से इधर की तरफ जाएगा, एल डिस्टेंस चलेगा, फिर इसके साथ में टक्कर करेगा, फिर वापस एल डिस्टेंस चलेगा। तो इस दीवार के साथ में टक्कर करने के लिए इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 12। ठीक है ना। तो समय बराबर कितना देगा आपके पास है? दूरी कितना देगा? 12 अपॉन चाल कितना देगा आपके पास है? vx हो जाएगी। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल दीवार पर कितना फोर्स लगाएगा भाई? दीवार पर फोर्स लगाएगा इस प्रकार से F, और F बराबर कितना देगा आपके पास में? डेल्टा पी एक्स या एफ एक्स बोल दो, बराबर अपॉन कितना देगा आपके पास में? टी, या डेल्टा टी बोल दो इसको आप। तो डेल्टा पी एक्स कितना देगा आपके पास में? तो 2mvx अपॉन डेल्टा टी कितना देगा आपके पास में? 2l अपॉन वी एक्स का स्क्वायर। तो 2 से अपन क्या करेंगे? 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 2 से 2 को काट देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा m वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा। तो ये तो एक अणु के कारण, ये तो एक अणु के संवेग में परिवर्तन हो गया। और ये किसी भी दीवार के साथ में इस अणु को दो क्रमागत टक्कर करने के लिए कितना समयांतराल चाहिए? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है ना, ये वो हो गया। और एफ एक्स बराबर कितना होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। अब ये तो एक अणु के कारण बल हो गया, बट यहां पर तो आपको पता है कि बहुत सारे अणु है, तो सारे के सारे अणुओं के कारण जो बल है वो अपन कैलकुलेट कर देते हैं। तो कुल बल क्या होता है आपके पास? F बराबर क्या होता है आपके पास में बताओ? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। F बराबर F को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? Vx1 कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा m बटा एल Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn स्क्वायर। ये बात हो गई भी। ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं भी, इसको अपन ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी अपन n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर ये देखो ध्यान से, ये m इंटू ये n, m इंटू n, ये आपके पास है कैपिटल M बन जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल F बराबर, ये आपके पास हो जाएगा m इंटू n अपॉन कितना देगा आपके पास? l, और इसके बाद में Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn स्क्वायर अपॉन ये n हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा? पहले वेग के x घटक का स्क्वायर, दूसरे वेग के x कंपोनेंट का स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल के x कंपोनेंट का स्क्वायर, डॉट 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 nवें पार्टिकल के x कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास हो जाएगा वर्ग माध्य वेग। क्या हो जाएगा? वर्ग माध्य वेग का x घटक।
तो इसको अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो F बराबर, ये आपके पास हो जाएगा M इंटू एन, कैपिटल M बटे क्या देगा आपके पास L, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख सकते हैं VRMS स्क्वायर का कि X कंपोनेंट हो जाएगा अभी। अब ध्यान से देखना, देखो VRMS स्क्वायर बराबर VRMS स्क्वायर का X कंपोनेंट प्लस VRMS स्क्वायर का Y कंपोनेंट प्लस VRMS स्क्वायर का Z कंपोनेंट होता है। और आपको बताया कि VRMS स्क्वायर का X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट तीनों घटक भी बराबर होते हैं, तो ये तीनों घटक भी बराबर होते हैं, तो इसको भी X और इसको भी X लिख देंगे। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, VRMS स्क्वायर बराबर ये आपके पास 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में VRMS स्क्वायर का X कंपोनेंट हो जाएगा अभी। तो यहां से आपके पास है जो VRMS स्क्वायर का X कंपोनेंट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, VRMS स्क्वायर बटे 3। तो F बराबर कितना बन जाएगा आपके पास, F बराबर ये M VRMS स्क्वायर बटे कितना देगा आपके पास 3 इंटू L। अब ये तो फोर्स हो गया, और अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और इस वाली दीवार का जो एरिया वो कितना हो जाएगा, एरिया बराबर L इंटू L, L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि P बराबर F अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास A, तो F कितना हो जाएगा M VRMS का स्क्वायर अपॉन 3 L इंटू L स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, L क्यूब बन जाएगा। L क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डेंसिटी। तो यहां से आपके पास में P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। अब किसी के अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो भैया वो तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखे भाई। तो आप तो ये ध्यान रख लो कि P बराबर कितना होता है आपके पास 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर, या 1/3 रो तो क्या होता है आपके पास M अपॉन VRMS का स्क्वायर, ये बन जाएगा अभी। तो यहां पे प्रेशर का ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें अभी, ठीक है ना। तो डेरिवेशन है वो तो आपको वैसे भी आपको पता है कि कोई काम आएगा नहीं, ये तो केवल मैंने आपको एक समझाया है, बाकी मेन आपका ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए करिएगा इसको नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर की अगर अपन अब तक की बात करें तो मैंने आपको बताया कि आदर्श केस की परिकल्पनाएं सारी की सारी बता दी कि आदर्श केस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, वो सारे के सारे बता दिए, वो सारे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं अभी। फिर उसके बाद में मैंने आपको बता दिए गैस आदर्श गैस का अवस्था समीकरण, इसके विभिन्न रूप आपको समझा दिए। और फिर उसके बाद में मैंने आपको गैस नियम समझा दिए, जिसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसिये का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम और ग्राम का विसरण नियम, ये सारे के सारे नियम मैंने आपको समझा दिए। और इसके बाद में मैंने आपको समझाया था विभिन्न प्रकार के वेग, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम, और उसके बाद में गैस के विभिन्न प्रकार के वेग आपको समझा दिए। इसके बाद में गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर मैंने आपको समझा दिया, गैस का दाब मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में गैस की विभिन्न प्रकार की जो गतिज ऊर्जा है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो नजरें बोर्ड पे रखिएगा अभी। तो गैस की विभिन्न प्रकार की गतिज ऊर्जाएं, गैस की विभिन्न प्रकार की गतिज ऊर्जाएं। तो बात सुना भी, सबसे पहले अपन बात करते हैं कुल गतिज ऊर्जा। फर्स्ट, तो कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है आपके पास, E बराबर 1/2 M
इंटू वी स्क्वायर, और वी की जगह अपन क्या लेते हैं, वी आर एम एस काम में लेते हैं। अपन जानते हैं कि पी बराबर कितना होता है आपके पास, 1/3 रो को अपन क्या बोलते हैं बताओ, m/v इंटू क्या होता है आपके पास, वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास m वी आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है आपके पास है, 3pv होता है अभी। तो m इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर कितना होता है, 3pv होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं 3/2 pv। और अपन जानते हैं कि pv बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू आर टी होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, और pv को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, म्यू आर टी बोल सकते हैं। तो ये तो आपके पास में कुल गतिज ऊर्जा हो गई भी, ठीक है ना। अब इस कुल गतिज ऊर्जा के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, मोलर गतिज ऊर्जा। मोलर गतिज ऊर्जा क्या होती है, एक मोल गैस की गतिज ऊर्जा। मोलर गतिज ऊर्जा क्या होती है आपके पास, एक मोल गैस की गतिज ऊर्जा। तो अपन क्या करते हैं अभी, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर 3/2 म्यू आर टी होता है। तो म्यू कितना लिख देंगे अपन, 1 लिख देंगे, क्योंकि एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो 3/2 इंटू क्या देगा आपके पास, आर टी देगा अभी, ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको म्यू बराबर 1 पुट कर दिया अभी। इसके बाद देखना ध्यान से देखो, थर्ड अपन बात करते हैं आणविक गतिज ऊर्जा। मोलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होती है भी, एक अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है भी, आणविक गतिज ऊर्जा होती है। तो ये आपके पास हो जाएगा एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। तो अपन जानते हैं कि E बराबर, बात सुनना भी, एक मोल की कितनी होती है, 3RT बाई, यानी 3/2 RT। और एक मोल के अंदर कितने अणु होते हैं, Na अणु होते हैं। तो एक अणु की कितनी हो जाएगी, Na का भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 3RT बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 2Na। तो R/Na को अपन क्या लिख देंगे, K लिख देंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 3/2 इंटू KT हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये बात होगी भी, ये एक अणु की गतिज ऊर्जा जाएगी। और एक होती है भी, एक होती है ग्राम गतिज ऊर्जा। क्या होती है, ग्राम गतिज ऊर्जा। तो फोर्थ, तो ये आपके पास होती है ग्राम गतिज ऊर्जा। तो ये क्या होती है भी, ये होती है 1 ग्राम गैस की गतिज ऊर्जा। तो यहां पर एक मोल की जो गतिज ऊर्जा होती है, या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कितनी होती है, 3/2। ई बराबर कितना होता है, 3/2 म्यू बराबर कितना होता है आपके पास, m/mw इंटू क्या होता है, RT होता है। और m को अपन 1 पुट कर देंगे, तो ई बराबर कितना होता है आपके पास में, 3RT/2 हो जाएगा अभी। तो ये सारी की सारी टाइप की जो गतिज ऊर्जा है, ये मैंने आपको समझा दी है। इन चीज़ों को भी आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं स्वतंत्रता की कोटियां। तो क्या होती है, देखिएगा ध्यान से देखो, स्वतंत्रता की कोटियां, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है भी, ध्यान से देखना। देखो कोई भी आपके पास जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा है, वो कुल गतिज ऊर्जा कितने समान भागों में विभाजित की जा सकती है, ठीक है ना। जितने समान भागों में विभाजित की जा सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटियां। तो ध्यान से देखना, देखो किसी
अणु की कुल गतिज ऊर्जा जितने समान भागों में विभाजित की जा सकती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटियां बोलते हैं। या कोई भी जो अणु स्वतंत्रता पूर्वक जितने प्रकार की गति शो कर सकता है, जितने प्रकार की गति रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटियां बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये स्वतंत्रता की कोटियां 3 प्रकार की होती है। एक फर्स्ट स्थानांतरण की कोटियां, सेकंड होता है घूर्णन की कोटियां, थर्ड होता है कंपन की कोटियां। ठीक है ना। और स्थानांतरण की कोटियों को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, टी यानी ट्रांसलेटरी, घूर्णन को बोल देंगे रोटेशनल, और कंपन की को अपन बोल देंगे वाइब्रेशनल। तो कुल स्वतंत्रता की कोटियों को अपन बोलते हैं किससे, एफ से बोलते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है, स्थानांतरण प्लस घूर्णन प्लस कंपन। सभी स्वतंत्रता की कोटियों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास में कुल स्वतंत्रता की कोटियां आ जाएगी। ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट, जो आपके पास में एकल परमाणुविक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ बराबर कितना होता है आपके पास, स्थानांतरण की 3, घूर्णन की 0 और कंपन की भी 0। तो एफ बराबर कितना होता है आपके पास में 3 होता है। सेकंड अपन बात करते हैं द्विपरमाणुविक गैस। तो एफ बराबर स्थानांतरण की 3, याद रखनी भी आपको, घूर्णन की कितनी होती है 2 और कंपन की कितनी होती है 0 होती है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा अभी। इसके बाद में थर्ड द्विपरमाणुविक, फिर उसके बाद में होता है त्रिपरमाणुविक अरेखीय। इसके लिए होती है एफ बराबर 3 स्थानांतरण, 3 घूर्णन, 0 कंपन, 6 हो गया। और फोर्थ त्रिपरमाणुविक रेखीय। तो एफ बराबर कितना होता है आपके पास में, 3 स्थानांतरण, 2 घूर्णन, 2 ही कंपन। तो टोटल कितनी होती है आपके पास में 7 होती है भी। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है 3, तीनों स्थानांतरण। डाई एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है 3 + 2 = 5, 3 स्थानांतरण, 2 घूर्णन, 0 कंपन। त्रिपरमाणुविक अरेखीय गैस इसके लिए कितनी होती है 3 + 3 + 0 यानी 6। और त्रिपरमाणुविक रेखीय के लिए कितनी होती है भाई, ये होती है 3 + 2 + 2 = 7। ठीक है ना। तो यहां पे इसका एग्जाम्पल एकल परमाणुविक गैस, इसका एग्जाम्पल दो ध्यान से। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास है, जैसे हीलियम है, इसके बाद नियोन है, ऑर्गन है, एटसेट्रा आदि। द्विपरमाणुविक गैस की बात करते हैं तो जैसे H2 है, N2 है, O2 है, एटसेट्रा। त्रिपरमाणुविक अरेखीय की बात करते हैं, नॉन लीनियर, तो ये आपके पास हो जाएगा जैसे ओजोन है, ओजोन। त्रिपरमाणुविक रेखीय की बात करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए भी।
ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो ये आपके पास में कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ हो जाएगी। ओके, तो स्वतंत्रता की कोटियाँ हर गैस के लिए अपने को याद होगी 3 5 6 7, 3 5 6 7, 3 + 0 + 0 = 3, 3 + 2 + 0 = 5, 3 + 3 + 0 = 6, 3 + 2 + 2 = 7। ठीक है ना, किसके लिए कितनी होती है आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल, उसने एक नियम दिया जिसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। तो क्या कहता है ध्यान से देखो, मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन नियम क्या कहता है ध्यान से देखना। देखो, ये कहता है कि किसी भी गैस या अणु की जो कुल गतिज ऊर्जा है वो सभी स्वतंत्रता की कोटियों में एक समान रूप से बंटी होती है भी, यानी हर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके संगत ऊर्जा का मान क्या होता है भी एक समान होता है। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3 होती है। तो इसकी जो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके संगत गतिज ऊर्जा का मान बराबर होता है, और ये गतिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 kT की बराबर होती है। किसकी बराबर होती है 1/2 kT। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि ध्यान से देखना, देखो प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत गतिज ऊर्जा का मान समान होता है तथा यह 1/2 kT होता है। यह कितना होता है भी 1/2 kT होता है। मतलब इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के संगत ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा 1/2 kT। तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3 है, तो 3 के संगत कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी 3/2 kT हो जाएगी। इसके लिए 5/2 kT, इसके लिए 6/2 kT, इसके लिए कितनी हो जाएगी 7/2 kT हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं O2। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ध्यान से देखना, देखो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। ट्रांसलेटरी कितनी होती है 3 होती है, रोटेशनल कितनी होती है 2 होती है। तो 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। तो ये कितना देगा 3/2 kT, ये कितना देगा 2/2 kT। तो टोटल कितना देगा आपके पास 5/2 kT। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है इसकी T टेम्परेचर पर कुल काइनेटिक एनर्जी, कुल औसत गतिज ऊर्जा वो कितनी होती 5/2 kT होती है। इसमें से 3/2 kT तो स्थानांतरण गति के कारण और 2/2 kT घूर्णन गति के कारण होती है। कंपन गति के कारण कोई इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है अभी। ठीक है ना। अब बात सुनना भी, मान के चलेगा आपके पास कोई भी गैसीय अणु है, इस गैसीय अणु की जो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी आपके पास F है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की संगत कितनी होती है 1/2 kT। तो F की संगत कितनी हो जाएगी F/2 kT हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं गैसीय अणु की कुल गतिज ऊर्जा E बराबर कितना होता है आपके पास F/2 kT। कितना होता है आपके पास F/2 kT होता है अभी। ओके, तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। और केटीजी के अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 88 और 89, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसके अंदर अपन केटीजी को फिनिश कर देंगे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आगे का शेड्यूल अपन बाद में बनाएंगे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कर लो इन सबको नोट। मिलते हैं अगले लेक्चर पर।